हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ आरएल एसी सर्किट। ठीक है, रजिस्टर और इंडक्टर की एसी सर्किट को हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लेक्चर पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियरिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, तो ये चैनल आपके लिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें आपको छोटे वीडियोज़ में, स्मॉल वीडियोस में आपको एक एक कॉन्सेप्ट की डिलीवरी मिलेगी। ठीक, तो देखिए सीरीज और आरएल सर्किट में क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह के सर्किट बना लेते हैं। पहले एक रेजिस्टेंस रहेगा, इस तरीके से रेजिस्टेंस है। एक इंडक्टर होगा, इस तरीके से एक इंडक्टर है, और इसके सामने एक एसी, इसके नीचे एक एसी सप्लाई इस तरीके से कनेक्टेड होगी। इसके नीचे एक इस तरीके से एसी सप्लाई कनेक्टेड होगी, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं स्टूडेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी करंट की वैल्यू सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके करंट की वैल्यू सेम हो। तो स्टूडेंट चलिए मान लीजिए इसमें करंट में आई मान लेता हूँ। ठीक है ना, आई की कुछ ना कुछ इसी तरह से फंक्शन होगा जिसके अंदर ओमेगा टी भी होगा और कुछ फेज भी होगा, आगे कुछ ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो मान लेते हैं, चाहे जो भी करंट हमको पता नहीं है, लेकिन ये करंट को हम आई मान लेते हैं। तो एक बात तो पक्का स्टूडेंट कि इस वाले रजिस्टर में भी आई करंट जा रहा होगा और इस वाले इंडक्टर में भी सेम करंट जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यूज कांस्टेंट होती है, करंट की वैल्यूज दोनों डिवाइसेस में सेम होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, चलिए हम फेजर ड्रॉ करने से पहले मान लेते हैं कि ये जो आई का फंक्शन है कुछ इस तरीके का ही होगा स्टूडेंट। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, और यहाँ अगर साइन है तो यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल होगा, ऐसा मान लेते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल होगा। कैसे हमने ऐसा लिखा, अपने पिछले एक्सपीरियंस से लिखा। और अगर ये वोल्टेज साइनोसाइडल है तो कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पीक आएगा करंट का और यहाँ साइन आएगा और ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ ना कुछ फाई की वैल्यू होगी। अपने पीछे के जो 3 सर्किट है जिसमें हमने मैथमेटिक्स से डील किया, उनके एक्सपीरियंस से हमने ये करंट लिख दिया, करंट के वेक्टर को लिख दिया। ठीक है ना, इसमें मुझे अभी क्या पता, क्या कहना है, मुझे आई नॉट नहीं पता है और मुझे फाई नहीं पता है, मुझे ओमेगा और टी पता है बिकॉज ऑफ माई ईएमएफ, है ना, ईएमएफ के कारण ये दोनों चीज़ पता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं करंट के फेजर को ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट। अगर मैं करंट के फेजर को ड्रॉ करता हूँ तो फेजर को ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे फेज लिखूंगा सामने, तो इसका फेज होगा ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ जो फेज होगा। ठीक, अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए जो ये करंट का फेजर और इसमें फेज होगा तो इसका जो आई नॉट होगा, क्योंकि फेजर में आप जानते हैं स्टूडेंट केवल एंगल यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, पीक ड्रॉ करते हैं। तो पीक मैंने ऐसा ड्रॉ किया। तो देखते हैं भाई कि आप वोल्टेज दोनों का लिखेंगे। अगर मैंने करंट का फेजर अगर ड्रॉ कर लिया तो अब मैं दोनों का वोल्टेज लिखूंगा, रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज और इंडक्टर का भी वोल्टेज। और एक बात मेरे को पक्का पता है स्टूडेंट कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज का फेज वही होगा जो करंट का होगा, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं पिछले सर्किट में कि करंट और रेजिस्टिव वोल्टेज का फेज सेम होता है। तो एक बात तो हमको पक्का पता है कि भाई अगर जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वी आर होगा वो किसके बराबर होगा, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। यानी यहाँ जो वी आर होगा स्टूडेंट, वी आर का अगर फेजर बनाऊँ तो वी आर का फेजर इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, ओमेगा टी प्लस फाई इसका फेज होगा। और वी आर किसके बराबर होगा, वी आर जो बराबर होगा स्टूडेंट वो आई नॉट इंटू आर के, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली जो ड्रॉ करते हैं फेजर में वो क्या ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, पीक। तो अगर आप इसको कुछ और नोटेशन देना चाहते हैं वी आर नॉट तो दे दीजिए। वी आर नॉट करने का मतलब मैं वी आर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वी आर का पीक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से एक बात हमको पता है कि भाई जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है वो करंट से आगे होता है, क्योंकि आप पढ़े स्टूडेंट कि हम पीछे पढ़े अभी कि इंडक्टर में जो करंट है वो लैग करता है, यानी करंट वोल्टेज से पीछे होता है, पाई/2 पीछे होता है। तो यहाँ अगर मैंने करंट बनाया है तो वोल्टेज आगे होगा तभी तो करंट उसके पीछे होगा, यानी वोल्टेज किधर होगा तो इस फेज से पाई/2 आगे। तो पाई/2 आगे मतलब इससे 90 डिग्री प्लस में पाई/2 आगे। तो प्लस का एंगल बढ़ाना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाना होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर प्लस में एंगल बढ़ाना तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो यानी वी एल का जो फेजर होगा, वी एल का जो फेजर होगा वो कुछ ना कुछ इधर होगा स्टूडेंट, वी एल का फेजर इधर होगा। और वी एल के फेजर का वैल्यू कितना होगा, अगर मैं बात करूँ वी एल के फेजर का तो वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वी एल नॉट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो वी एल कितना, तो अपने पिछले एक्सपीरियंस से याद कीजिए, जैसे वी आर नॉट यानी इस वाले वोल्टेज वाले का पीक आई नॉट इंटू आर होता है, वैसे वी एल नॉट का पीक कितना होता है, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल। आप पीछे सर्किट में देख सकते हैं इंडक्टर के सर्किट में स्टूडेंट जो काम रजिस्टर का होता है वही काम वहाँ एक्सएल या इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है। तो ये तरह बन गया।
तो अब फाइनल इस सर्किट को देखें स्टूडेंट, ये वाला सर्किट जो है इसमें मेरे को VL इधर हुआ, एक VL का फेजर इधर हुआ और VR का फेजर इधर हुआ। तो एक बात बताइए, इन दोनों फेजर का जो रिजल्टेंट होगा, यानी VL और VR का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि वेक्टर में फेजर को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या वही E0 होगा, क्योंकि मैं पीक अभी निकाल रहा हूँ, वही E0 होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर में हम क्या करें, दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करें, ऐसे डायरेक्ट रिजल्टेंट निकलेगा 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला आपको मालूम है स्टूडेंट, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डाल देंगे तो क्या बनेगा, A² प्लस B², क्योंकि VR और VL के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V वाला वेक्टर है, यानी ये जो E0 वाला वेक्टर है, क्यों स्टूडेंट E0 इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के पीक का जो रिजल्टेंट होगा वही तो इस नेट वाले का पीक होगा, क्योंकि ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से मैं नेट वोल्टेज निकाल रहा हूँ, किनके क्रॉस, जो इनके क्रॉस होगा नेट वोल्टेज, और इनके क्रॉस जो नेट वोल्टेज होगा वही तो E0 के बराबर होगा। तो मैं VL0 और VR0 का अगर नेट वोल्टेज निकालता हूँ तो E0 के पीक के बराबर होगा, फेजर के टर्म में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, E0 के बराबर होगा। तो E0 किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो E0 किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, E0 बराबर आ जाएगा VL0 का स्क्वायर प्लस VL0 का स्क्वायर प्लस VR0 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी को अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज डाल दीजिए, इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, E0 विल बी इक्वल टू, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, E0 विल बी इक्वल टू √ऑफ I0 इंटू XL का, I0 का स्क्वायर इंटू XL का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर I0 कॉमन ले लेंगे तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा I0 इंटू √ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इसी XL प्लस R के स्क्वायर को क्या नाम देते हैं, एक और नाम दे देते हैं स्टूडेंट I0 इंटू जेड, I0 इंटू जेड, और जेड को एक और नाम देते हैं क्या, जेड को नाम दे देते हैं स्टूडेंट इम्पीडेंस। इस जेड को लिख लीजिए, जेड क्या होता है, जेड होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का काम क्या होता है, जेड होता है इम्पीडेंस, इसकी भी यूनिट ओम, जेड की भी यूनिट निकाली जाएगी, ये भी ओम आएगा, यानी इसका भी काम वही है, इसका भी काम वही है जो कि रेजिस्टेंस का है, जो कि XL का है, जो कि XC का है। तो ये जेड की वैल्यू इम्पीडेंस और इम्पीडेंस की वैल्यू इस सिचुएशन में इसके बराबर है, XL स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी मुझे अभी जो क्या मिला स्टूडेंट, इम्पीडेंस की वैल्यू मिली, लेकिन मैं ये क्या चाह रहा था कि मेरा अभी काम हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे I0 पता चल जाएगा, I0 किसके बराबर होगा, क्योंकि मेरा एम था ना ये I0 को निकालना, तो I0 तो यहाँ से पता चल जाएगा, I0 किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस सर्किट को आप देखोगे बेटा तो I0 बराबर हो जाएगा E0 बाई जेड के, E0 बाई जेड के। तो ये तो मेरा सॉल्व हो गया, E0 बाई जेड तो मेरा, मतलब I0 तो मेरा आ गया, एक काम मेरा हो गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे करंट का फंक्शन ही तो चाहिए था, तो मैंने I0 तो निकाल लिया। अब मेरी बारी है निकालने की फाई, अब मेरी बारी है निकालने की स्टूडेंट फाई। तो फाई को कैसे निकाला जाए, तो एक बात मेरे को समझ में आया कि अगर इन दोनों का नेट फेजर जो है वही E0 के बराबर है, तो यहाँ पे फेज कितना होगा, यहाँ पे फेज होगा ओमेगा टी। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर इसका फेजर ड्रॉ किया जाएगा, अगर इन दोनों का नेट ही इसके बराबर है, तो इसका इन दोनों का नेट निकाला गया है तो उसका फेजर ओमेगा टी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज वही तो इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज के बराबर है, तो यानी ये वाला फेजर ओमेगा टी है। तो अगर मैं कैसे भी करके ये वाला एंगल निकाल लूँ, ये वाला एंगल निकाल लूँ, तो स्टूडेंट जैसे इस वाले एंगल का मैं नाम दे रहा हूँ फाई नॉट, ये वाला एंगल मैं निकाल लूँ, तो करंट में हमें पता है कि ये जो फाई का वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, फाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, फाई का वैल्यू होगा माइनस फाई नॉट के बराबर। क्यों माइनस में रखा है स्टूडेंट, माइनस में क्यों रखा, क्योंकि देखो अगर ओमेगा टी यहाँ है और ओमेगा टी प्लस फाई नीचे है, तो अगर नीचे है तो नीचे वाला अगर आप आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो इसका मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल 90 लेना चाहिए। तो यानी हमको ये बात जो हमने पहली चीज़ देखी थी कि भाई इंडक्टर के अंदर करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है, वो यहाँ भी ट्रू होगा, हालांकि इस फाई नॉट की वैल्यू निकालनी अभी बाकी है। तो इस फाई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए स्टूडेंट, ये ऐसे बना लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इस फाई नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एंगल को कैसे निकाला जाए, तो देखिए इस एंगल को निकालने का तरीका क्या है कि अगर आपका दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो एक फार्मूला, तो आप एक फार्मूला होता है tan अल्फा का, या वो लगा लीजिए, या ऐसे देखिए अगर ये E0 जो है वो VR0 और VL0 का वेक्टर एडिशन है, तो VR0 तो tan फाई नॉट लगाएंगे, tan फाई नॉट आप लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा
tan फाई नॉट आप लगाएंगे तो ये निकल के आएगा VL0 डिवाइडेड बाई VR0, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो ये जो है, हालांकि ये वेक्टर मैंने बड़ा बना दिया है, ये जो E0 का वेक्टर होगा VR0 और VL0 का वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे VL0 और VR0 किसके, इसके बराबर आएगा। तो VL0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I0 इंटू एक्सएल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ I0 इंटू आर, क्योंकि पीक है। तो यहाँ से tan फाई नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, tan फाई नॉट की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट एक्सएल बाई आर, यानी फाइनट कितना निकल के आएगा, फाइनट निकल के आएगा tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। तो यानी ये जो फाई की वैल्यू है, जो फाई नॉट की वैल्यू है, वो फाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ फाई नॉट। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी आगे है और करंट इससे पीछे है। तो पीछे है, तो पीछे जाने का मतलब मैं कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, तो माइनस फाई नॉट होगा। तो आपका ये आंसर जो होगा, इस वोल्टेज का जो आंसर होगा कितना होगा स्टूडेंट, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड, यहाँ पे वैल्यू निकली है। दूसरी बात, साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू ये आपके सामने रही, फाई नॉट इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बना है VR0, VL0 और E0 का, इस ट्रायंगल को बोलते हैं स्टूडेंट वोल्टेज ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना है इसको वोल्टेज ट्रायंगल। अगर इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी पीक वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस दिया हो और पीक वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस दिया हो, तो इनके बीच में आप रिलेशन भी आज के बाद समझ लीजिएगा। इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा E0 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR0 का स्क्वायर प्लस VL0 का स्क्वायर, VR0 का स्क्वायर प्लस VL0 का स्क्वायर। ऐसे भी आप निकाल सकते, मतलब ये रिलेशन भी आपको याद रखना है कि भाई E0 जो होगा VR0 का स्क्वायर प्लस VL0 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपको कभी ये पीक वोल्टेज देके पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछे, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी सब इक्वेशन में अगर आप √2 डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो यही ERMS के लिए भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात और स्टूडेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फाइनल फंक्शन हो गया करंट का, और फाई नॉट की वैल्यू हमारी tan इनवर्स एक्सएल बाई आर होगी। इसका जब सारा पढ़ा लेंगे RL, RC और RLC, तो इसका शॉर्टकट भी बता देंगे आपको। अब इसी चीज़ को जे नोटेशन से आप बहुत इजीली कर सकते थे। जे नोटेशन मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए, देखिए स्टूडेंट, जे नोटेशन क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फेजर है, उसमें अगर जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मैं उसमें जे का मल्टीप्लाई करता हूँ, जे क्या करता है, उस फेज को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। उस फेज को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर VR का फेजर I0 के डायरेक्शन में था, तो मुझे क्या करना था, मैं VR के फेजर को ऐसे लिख रहा हूँ। तो जो VL का फेजर होगा, वो VL का जो फेजर होगा वो VR के फेजर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे होगा। तो उसको मैं लिखने के लिए यहाँ क्या लिख सकता था, यहाँ को लिख सकता था VLJ कैप, या VLJ कह सकते हैं, कि VLJ लिख सकता था। इसका मतलब क्या है कि जो VR का फेज है, उससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे किसका फेज है, J का। 90 डिग्री मतलब किसका फेज है, VL का। तो ये जे बताता है इक्वेशन के रूप में, बताता है स्टूडेंट कि जो वोल्टेज के क्रॉस रजिस्टर है और जो इंडक्टर के क्रॉस रजिस्टर है, मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर से 90 डिग्री आगे है। ये कौन बताता है, ये जे बताता है। जे अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई है, तो मतलब इस वाली क्वांटिटी से ये 90 डिग्री आगे है। ये कुछ उसी तरह से है स्टूडेंट, जैसे आप आई कैप जे कैप करते हैं, और सारा रूल उसका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसको आप आई कैप मान सकते हैं, इसको जे कैप मान सकते हैं, और सारा रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने अगर इसको ये पीक में भी ये रिलेशन, ये पीक में है, E0 है, ये VR0 है, ये VL0 है। ये फेजर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैं फेजर की बात कर रहा था कि फेजर अगर VR0 का फेजर इधर है, तो जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसका फेजर इधर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको आई कैप जे कैप में कोई चीज़ दे रखा था, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे। जैसे A बराबर अगर मैं आपको दे दूँ A आई कैप प्लस B जे कैप, तो इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते थे। इसका रिजल्टेंट यानी इसका मॉड निकालने के लिए आप क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उसी तरह से इसका जो मॉड निकलेगा,
इसका जो मॉड निकलेगा स्टूडेंट वो ई नॉट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? ई नॉट किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ वी आर नॉट का स्क्वायर, वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो हमने वैल्यू पुट की वी आर नॉट की वैल्यू, अब फिर वहीं आई नॉट इंटू आर पुट कर दीजिए, वी एल नॉट की वैल्यू आई नॉट इंटू एक्सएल पुट कर दीजिए, तो वहीं हमारा पूरा रिलेशन आ जाएगा कि आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड आ जाएगा। अब एंगल निकालने की बात हुई, जो आपने एंगल यहाँ बोला था स्टूडेंट, एंगल निकालने की बात हुई, तो एक बात हमको पता है कि वी आर के डायरेक्शन में करंट का वेक्टर है, ये बात आपको याद रखना है। तो अगर मैं देखूँ कि भाई नेट में जो फेजर बना उसका एंगल इस वी आर वाले से कितना ऊपर है, मतलब एंगल किससे आएगा? वी आर से। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ अगर आपको tan थीटा निकालना होता था आई कैप के साथ, तो यहाँ मैं tan थीटा किसके साथ निकालना चाहता हूँ? आर नॉट के साथ। तो आप क्या करते थे? बी बाई ए। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा? मुझे फेज चाहिए, तो फेज कितना होगा? tan फाइव होगा, वो होगा वी नॉट, वी एल नॉट बाई वी आर नॉट, वी एल नॉट बाई वी आर नॉट। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो अगेन आपको वो निकल के आएगा कितना? tan फाइव कितना निकल के आएगा? tan फाइव निकल के आएगा आई नॉट एक्सएल बाई आर, कैंसिल कर देंगे अगर आई नॉट तो एक्सएल बाई आर निकल के आएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये फाइव क्या बता रहा है? फाइव प्लस में आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर के वोल्टेज से जो नेट वाला वोल्टेज है वो फाइव आगे है। तो अगर वी आर के अगर तो फाइव आगे है, ठीक है स्टूडेंट, तो यानी जो नेट वाला वोल्टेज है उसका फेज हमको पता है, तो करंट वाला वोल्टेज इसका मतलब फाइव पीछे होगा, क्योंकि इसका फेज हमको पता है, तो करंट वाला वोल्टेज इसका मतलब फाइव पीछे होगा। तो इसीलिए आप इस वैल्यू को माइनस साइन के साथ यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि अगर इसका पता है वैल्यू तो ये इसके पीछे है, क्योंकि हमको यहाँ से आइडिया लग रहा है, क्योंकि वी आर नॉट का वेक्टर वी एल नॉट के ये जो नेट में वेक्टर है उससे पीछे है। तो इस तरह जे नोटेशन का यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में उसको और क्लियर करूंगा। और अगर आपको इसको और क्लियर करना है स्टूडेंट, तो आगे के वीडियोस भी देखते जाइए। जैसे मैं आरएल वीडियो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं पैरेलल आरएल वीडियो लेके आऊँगा। ये तो सीरीज आरएल वीडियो है, नेक्स्ट क्लास में पैरेलल आरएल वीडियोज़ को भी मैं इसी मेथड से, फेजर मेथड से सॉल्व करूँगा। तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। फिर इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आरसी सर्किट शुरू करूँगा। तो 3-4 वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और जिनको भी फेजर में डाउट है ज़रूर एक बार पीछे जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्टूडेंट, बिना फेजर के डाउट क्लियर किए आप इसको नहीं देख सकते, आप इसको नहीं समझ सकते। और आपको इंडक्टर और वोल्टेज, इंडक्टर का रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट में क्या फेज में रिलेशन होता है, ये भी अगर आपको जानना आना चाहिए, तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे हमने बता रखा है इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।